मित्रों, बांग्लादेश के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट शाहिदुज़्ज़मा साहब की जानिब से ये जो एक न्यूक्लियर ट्रीटी प्रपोज की गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, इस आइडिया ने पूरे रीजन की अटेंशन हासिल की है। इस पे बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स भी लिख रहे हैं और बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ इस पे लिखा जा रहा है और इंडिया के अंदर भी इस आइडिया ने सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्रॉ की है। इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट इस पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया का मीडिया इस पे लिखता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग IDRW इंडिया के जो सबसे पुराने डिफेंस के न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनमें से एक है। इन्होंने भी इस प्रपोजल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाल ही में कही हुई हैं। वो ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हुई हैं। वो कहते हैं, ये कल की उनकी रिपोर्ट है कि बांग्लादेशी प्रोफेसर proposes न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मीडियम रेंज मिसाइल इन कंट्री। गौरी मिसाइल की बात हो रही है। पाकिस्तान का जो गौरी मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उनके डिप्लॉयमेंट की बात शाहिदुज़्ज़मा साहब ने की। अब इस पे वो कहते हैं कि द प्रपोजल फॉर अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान हैज रेज्ड सिग्निफिकेंट कंसर्न्स अमंग मैनी इन बांग्लादेश। यानी कि वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है लोगों का जो कि चाहते हैं कि नहीं, ये ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच अ मूव वुड डिस्टेबलाइज द रीजन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो न्यूक्लियर की दौड़ रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर हथियारों की जो दौड़ है ये मजीद हमें तेज होती हुई नजर आएगी। एज अ रिजल्ट वो कहते हैं कि दे आल्सो पॉइंट आउट द बांग्लादेश परस्यूट ऑफ अ न्यूक्लियर डिटरेंट वुड लाइकली फेस अपोजिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, particularly the United States and its allies। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि आलमी सतह पर इस ख्याल को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अमेरिका और वेस्ट की जानिब से। अब इसमें देखें, माहौल तो इंटरनेशनली यही बना हुआ है ना। आप देख रहे हैं कि वेस्ट वाले ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि ईरान जौहरी ताकत क्यों बन रहा है, न्यूक्लियर ताकत क्यों बन रहा है। इसी तरह से कोई भी मुल्क अगर न्यूक्लियर हथियार बनाने का सोचता भी है, यानी अभी वो कुछ करते नहीं, अभी वो सोच ही रहे होते हैं, तो उनको आलमी सतह पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं। चलें, ये जो क्रिटिक्स हैं इस ट्रीटी के, उनकी बातें अपनी जगह पे, लेकिन वो ये तो मानते हैं ना कि बांग्लादेश को थ्रेट है, इंडिया से थ्रेट है या नहीं है। पहली तो बात ये है, अगर उनको थ्रेट नहीं है तो और बात है, फिर तो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर थ्रेट है तो क्या आपके पास उसका जवाब है उस थ्रेट का? इस इन्वेजन को, जिसकी उनके जनरल्स बातें करते रहते हैं, नॉर्थ में इन्वेड कर दीजिए, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में घुस जाइए, इसका कोई डिटरेंस है? इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है ना, उनकी जो फोर्सेस हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा है नंबर्स के एतबार से। तो कोई डिटरेंस है इस इन्वेजन को रोकने के लिए? पहली बात। और दूसरी बात, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से ये अभी हाइपोथेटिकल है, क्योंकि बांग्लादेश इज़ नॉट ईरान। यानी ईरान का जो मामला है वो डिफरेंट है। ईरान को जो वेस्टर्न प्रेशर और अमेरिकन प्रेशर फेस करना पड़ रहा है वो इसलिए करना पड़ रहा है कि वो एक नए सिरे से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। वो और बात है कि इस पे भी पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाता है कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, तो वो वेस्टर्न जो फोर्सेज हैं वो डॉक्टर AQ खान पे शुरू में इल्ज़ाम लगाती रही कि उन्होंने असल में ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ है ये उन्होंने किया है, उनके नेटवर्क ने कलीदी रोल, सेंट्रल रोल प्ले किया इसके अंदर। लेकिन इस वक्त जो वेस्ट को खतरा है वो ये है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हिल जाएगा। इजराइल न्यूक्लियर पावर है, उनकी फेवर में पावर बैलेंस इस वक्त है मिडिल ईस्ट का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ईरानियन न्यूक्लियर आ जाता है तो इक्वलाइजर हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हिल जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और ये सिरे से एक बम बना रहे हैं। ये किसी ट्रीटी के अंदर नहीं है, ये अपना ही बना रहे हैं। यहाँ लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दूर दूर तक कोई न्यूक्लियर बम बनाने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर एक ट्रीटी करने की बात हो रही है। तो मामलात यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका को बहुत कुछ चाहिए बांग्लादेश से, बहुत कुछ चाहिए। तो यहाँ पर अमेरिकन से गिव एंड टेक हो सकती है बांग्लादेश की, अगर वो इस इशू पे
ग्रीन सिग्नल देते हैं, चाइना की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ चाइनीज, तो वहां से इशू नहीं होगा। अमेरिका से हो सकता है, तो यहाँ पर अमेरिका से कोई डील हो सकती है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, मैनेज हो सकता है अमेरिका, इट इज क्वाइट पॉसिबल। बांग्लादेश की नई सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। ये जो नई सरकार आई हुई है, ये शेख हसीना जैसे टाइज नहीं है, इनके बड़े अच्छे टाइज हैं। और इसके अलावा भी जो दूसरी पार्टियां हैं, बीएनपी के हम जानते हैं कि अमेरिकन के साथ अच्छे टाइज हैं। जमात इस्लामी ने भी रिसेंटली हमने देखा है कि अपने जो टाइज हैं उसको बड़ा इंप्रूव किया है अमेरिकन के साथ, वो भी देखने में आया। तो यहाँ पर इस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि बांग्लादेश इस इंटरनेशनल प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है या इसको डाइल्यूट कर सकता है। और फिर वो कहते हैं कि while प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान's proposal has garnered attention, it remains to be seen whether the Bangladeshi government will consider pursuing a nuclear treaty with Pakistan. The country's foreign policy priorities and the prevailing political climate will play a crucial role in determining the feasibility of such a move. अच्छा, अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने लायक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं उसके अंदर। दोनों के दोस्त दुश्मन जो है ना वो एक जैसे हैं। इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी आपको नजर आती है, शेख हसीना की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त जो है उसमें बहुत सिमिलरिटी है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम ब्लॉक की तरफ और गल्फ कंट्रीज की तरफ टिल्टेड रहा है हमेशा से लेकर। ये जो नई सरकार वहां पर आई है और जो नई फोर्सेस इमर्ज हो रही हैं वहां पर, जिनके सरकार में आने के चांसेस हैं, जमात इस्लामी, बीएनपी वाले, ये भी वैसे ही फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। इनका भी झुकाव जब भी ये आते हैं पावर में तो मुस्लिम ब्लॉक की तरफ चला जाता है, मिडिल ईस्ट वालों की तरफ चला जाता है। ज्यादातर ज़िया रहमान के जमाने से लेकर यही सूरत हाल आपको नजर आती है। पाकिस्तान अपना थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करता है इंडिया को, और जो नई फोर्सेस इमर्ज हो रही हैं वो भी इंडिया को थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करती हैं। पाकिस्तान चाइना को अपना सबसे बड़ा दोस्त कंसीडर करता है, ये वाली फोर्सेस भी ऐसी ही हैं। पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक के साथ कोशिश करता है कि अच्छे टाइज मेंटेन करके चले, दोस्ताना ताल्लुकात, ये भी ऐसे ही हैं। ये जो नई सरकार वहां पर इमर्ज हुई है, ये शेख हसीना की तरह नहीं है, कोई रूठता है वेस्ट में तो रूठ जाए, हम बात नहीं सुनेंगे। ये जो नया सेटअप वहां पर आया है बांग्लादेश के अंदर, ये ऐसा नहीं है। इनकी पॉलिसीज वेस्ट के लिए फ्रेंडली है, वेस्ट के लिए भी फ्रेंडली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के मामलात में कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मौजूद है। दोनों की बहुत सारी जगहों पर फॉरेन पॉलिसी आपको तकरीबन एक जैसी नजर आती है, दोनों कंट्रीज की, बांग्लादेश की भी, पाकिस्तान की भी। असल जो मसला है, रियल इशू जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, वो सिर्फ यही है कि अमेरिका और वेस्ट के अंदर जो एक रेजिस्टेंस पोटेंशियल सामने आ सकती है, उस फैक्टर को सिर्फ इन्होंने टेक केयर करना है। और वो मेरे ख्याल से दोनों अगर मुल्क मिल के कोशिश करें तो कर भी सकते हैं। दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज अगर आप मिला के देखें तो उनके अंदर इतना दमखम है कि वो इस चैलेंज को निमट सकते हैं। इंडिया के लिए असल जो चिंता की बात है वो ये है कि अगर ये ट्रीटी होती है तो साउथ एशिया का जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले अगर आप देखें ना, इस वक्त किस तरह का पावर बैलेंस बना हुआ, इक्वल इधर है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक इक्वल इधर आपको नजर आता है। अददी एतबार से तो इंडिया को बरतरी हासिल है नंबर ऑफ ट्रूप्स के हिसाब से, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो न्यूक्लियर वाले फैक्टर की वजह से एक इक्वलाइजर यहाँ पर आपको नजर आता है, बैलेंस है एक तरह का रीजन के पावर स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अगर ये ट्रीटी हो जाती है तो ये जो पावर बैलेंस है ये पाकिस्तान की तरफ और बांग्लादेश की तरफ टिल्ट हो सकता है।